श, श बोलिए, एक गर्मी का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। श बोलिए, ये भी गर्मी का भाव प्रकट हो रहा है। पहले जीभ ऊपर बोल कर देखिए, ड़, ऊपर से जाके जीभ नीचे को गिरेगी, तो इस वजह से इसका एक नाम उत्क्षिप्त व्यंजन है। संयुक्त तो ऐसे ही पकड़ लेंगे, अगर एग्जाम में ये दे दिया तो ऑप्शन में ये बना के दे देगा, इधर लगा दीजिएगा, ये दे दिया। जैसे केमिकल रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, तो उस तरीके का ये बनाकर दे देगा। ये दे देगा तो ये गायब कर देगा, और ये दे देगा तो ये गायब कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एसपी सर गौरव पांडे ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस हमारी स्वर की चली थी, और उसी क्रम में अब आज के डेट में हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। ये मेरी दूसरी क्लास है, तो आइए हम लोग व्यंजन को जानते हैं कि व्यंजन कैसे बनते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला में पिछली क्लासेस में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा। स्वर, स्वर जैसे मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर, इन सब स्वरों के बारे में पढ़ा। तो स्वर, स्वर, स्वर अपने आप को अकेले व्यक्त करते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। स्वर स्वतंत्र होते हैं। आज हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे, लेकिन व्यंजन परतंत्र होते हैं। व्यंजन को अपने आप को व्यक्त करने के लिए स्वरों की सहायता चाहिए होती है। तो आप एक लाइन में या एक शब्द में ऐसा बोल सकते हैं कि स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो है परतंत्र होते हैं। व्यंजन को स्वर की जरूरत होती है अपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि व्यंजन को अपने आप को व्यक्त करने के लिए स्वर की जरूरत होती है, स्वर की जरूरत नहीं होती है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। या किसी की जरूरत नहीं हो सकती है, वो अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। तो व्यंजन अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। इनको दो शब्दों में जान जाइए, स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन परतंत्र है। व्यंजन स्वतंत्र पर निर्भर हो, स्वर पर निर्भर होते हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए। आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने स्वर पढ़ा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। जब छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं तो स्वर में अंग और अह को भी लेते हैं। तो परंपरागत दृष्टि से स्वर 13 हो जाते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो है 11 होते हैं। तो किन्हीं किन्हीं किताबों में उच्चारण की दृष्टि से 11 लिखा हुआ है और परंपरागत जो है 13 होते हैं। तो 13 क्यों होते हैं? अंग और अह, अंग और अह को जोड़ने पर परंपरागत रूप से ये 13 हो जाते हैं। अंग और अह को स्वर में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि ये आप ऐसे मान सकते हैं, अंग और अह एक प्रकार से हाइब्रिड है, वर्ण संकर है। ये स्वर का भी गुण रखते हैं और व्यंजन का भी गुण रखते हैं, लेकिन इनकी नजदीकता, इनकी निकटता स्वरों के ही करीब होती है। इसलिए इनको एक कैटेगरी में अयोगवाह नाम देकर स्वरों के साथ ही रख देते हैं। जैसे ट्रेन में आप जाते हैं, आपको जगह की कमी होती है, तो आप किसी से कहते हैं, भाई साहब थोड़ा सा आप खिसक जाइए, मानवता का परिचय दीजिए और मुझे भी बैठने दीजिए। तो लोग वहां सोचते हैं मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है, तो अपने बगल में जगह दे देते हैं। उसी तरीके से अंग और अह की संरचना स्वरों से मिलती है, लेकिन ये स्वरों से अलग है। इनकी संरचना स्वरों से मिलने के कारण स्वर इनको बगल में अपने जगह दे देते हैं, लेकिन ये स्वरों से अलग होते हैं। ये न तो पूरी तरीके से स्वर हैं, न तो पूरी तरीके से व्यंजन है। अगर इनको एक शब्द में आपको समझना है तो ये एक प्रकार से वर्ण संकर है, दोनों का मिला जुला रूप है, स्वर का और व्यंजन का। तो इनकी एक अलग कैटेगरी दे दी गई है, अयोगवाह। मतलब तुम लोग अयोग्य हो, ये याद करने का तरीका है। अयोग्य हो इसलिए नाम कभी नहीं, इसको कभी की कल्पना बोलूंगा तो ये समझ जाइएगा एक याद करने का तरीका है।
न कि हिंदी के व्याकरण या हिंदी के कवियों के लेखकों के बारे में मैं बोल रहा हूं। तो स्वर से इनको अलग करके इनका नाम अयोगवाह दे दिया गया है। तो अयोगवाह में भी इनका इनका कॉमन नेम अयोगवाह है, इनका सामान्य दोनों का नाम ग्रुप में अयोगवाह है, लेकिन इनके अलग अलग अगर नामों पर जाएंगे तो अंग अंग और अह, अंग का अनुस्वार और अह का विसर्ग। विसर्ग संस्कृत में यूज होता है। कभी परीक्षा में आ गया कि विसर्ग वर्णमाला का भाग है, तो आपको विसर्ग वर्णमाला का भाग नहीं लगाना है। विसर्ग से यहां कोई मतलब नहीं है। विसर्ग ये चिन्ह है, अ के बाद अंग अह, तो ये विसर्ग ये चिन्ह है। तो आइए ये इसके बारे में, स्वर के बारे में मैंने बता दिया। उच्चारण की दृष्टि से 13, उच्चारण की दृष्टि से 11 और परंपरागत दृष्टि से 13, ये दोनों इसमें काउंट हो जाता है तो 13 है। लेकिन ये स्वर है नहीं बच्चों, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार से वर्ण संकर आप कह सकते हैं, न तो स्वर है न तो व्यंजन है। तो आप पिछली क्लासेस का थोड़ा सा मैं पूर्वावलोकन कर दिया, जिससे आपको आज व्यंजन समझने में परेशानी न हो। तो आइए व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या है? ये परतंत्र है, ये इस पर निर्भर होता है। व्यंजन इस पर निर्भर होता है, लेकिन ये इस पर निर्भर नहीं होता। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या स्वर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है? हाँ, स्वर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, वह स्वर पर निर्भर है। तो स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन परतंत्र है। ऐसे भी आप सोचिए, कोई व्यंजन बन रहा है खाने के लिए आपके घर में, तो सिर्फ एक पदार्थ से ही नहीं बन सकता। अगर सेवई बनानी है तो उसमें दूध डालना है, उसमें सेवई डालना है, उसमें किशमिश डालना है। तो व्यंजन एक मिला जुला रूप है, व्यंजन कई चीजों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार से यहां भी व्यंजन वर्णमाला में व्यंजन को इसकी जरूरत पड़ती है। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा था। 1 नंबर का प्रश्न आपका यहां से बन गया। अब आइए, व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं। ये क से ऊपर वाले ये आपके स्वर हैं, और इन स्वरों के बाद जो लेटर आते हैं वर्णमाला में, क से लेके प तक के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 25 है। अब क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन हैं? क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। इसको अभी आप मत देखिएगा, इस सिर्फ इधर ही देखिएगा, इधर ना देखिएगा। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जैसे ही फेफड़े से हवा निकलती है, आवाज निकलती है, वायु निकलती है, वो नाक में भी अंदर से लड़ती है, नासिका में, मूर्धा में, तालू में, दांत में, सबको स्पर्श करते हुए आती है। इसलिए इसको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये क वर्ग है, क की एक श्रेणी है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। तो ये एक वर्ग है। जैसे कक्षा 1 को सेक्शन 1, सेक्शन 1 एलकेजी का क्लास इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जाएंगे तो लिखा होगा सेक्शन 1 एलकेजी, सेक्शन 1 एलकेजी, सेक्शन 2 एलकेजी, सेक्शन 3। तो इसी तरीके से क वर्ग है, इस वर्ग में ये क, ख, ग, घ, अंग आते हैं, 5 अक्षर। तो इसलिए उस वर्ग की दृष्टि से इसको वर्गीय भी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन, जैसे ही फेफड़े से हवा निकलती है, हमारे गले में, हमारे नाक में, हमारे मूर्धा में, हमारे दांत में, हमारे होठों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, इसलिए इसको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं।
एग्जाम में पूछ दिया 1 नंबर का प्रश्न, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। 5 ये हो गए, 5 इधर हो गए, 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, तो 25 ये हो गए। अब ये बोले किस किस चीजों से जाते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, तो इसको अभी मैं बताता हूं, 2 मिनट बाद धैर्य रखिए। स्पर्शीय व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन है जो स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। मैंने बताया कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के व्यंजन अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, बिना प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये स्वर और व्यंजन के बीच में आता है, बीच का भाग है, दोनों का मिला जुला रूप है, इसका भी मिला जुला रूप है और इसका भी मिला जुला रूप है। तो अंतस्थ व्यंजन उसको कहते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं, उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको ये एग्जाम में कई बार यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई में कई बार, ये तो आपको याद हो जाएगा। आप इसको क और प मतलब कप, कप मतलब चाय पीने वाली प्याली, कप, कप चाय पीने वाली प्याली से याद रहेंगे कि ये 5 शुरू से क और प, आप ट्रिक बना के क और प याद रखेंगे। एक लाइन में 5 लेटर होते हैं तो 5 5 25, 5 पचे 25, तो आपको याद हो जाएगा कि स्पर्शी व्यंजन 25 हैं, रटना नहीं है। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की जो स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं, दोनों के बीच में आते हैं। जैसे उदाहरण आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी ले लीजिए, वो सरीसृप में भी आता है और पक्षी वर्ग में भी आता है। तो सरीसृप जो जमीन पे चलने वाले हैं और पक्षी वर्ग जो आकाश में, दोनों के बीच में आर्कियोप्टेरिक्स कड़ी है। तो उसी तरीके से अंतस्थ व्यंजन है, ये जो है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। तो आपको अब ये याद रहेगा। इस 4 लेटर को आप याद कैसे करेंगे कि अभी तो आपको ये तो 5 आप कप से याद रखेंगे, क और प, अब कप में 5 लेटर हो गए, प में 5 लेटर हो गए, ये तो एक सीक्वेंस में है, ये तो एक कड़ी से जुड़ा है, इसे आप नहीं भूलेंगे। लेकिन अंतस्थ व्यंजन को भूल जाते हैं। यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, अन्य छोटी परीक्षाओं में भी ये पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, 3 कौन से नहीं है, तो एक गायब करके दूसरा लिख देगा। तो इसको याद करने का तरीका है यार लव। यार मतलब दोस्त हो गया, लव मतलब प्यार। तो कहने का ये मतलब है, इसको याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं। हर जो है दोस्त अपने दोस्त से प्यार करता है, उसके सुख और दुख में भागी होता है, उसकी बीमारी में। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन यार लव, यार लव। ब इसमें आएगा नहीं क्योंकि ब इसमें आ गया है, तो ये डाउट होने का। लव, लव में जो है LOVE होता है, तो यहां वी का भाव व दे रहा है, तो आपको डाउट होने का चांस नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन यार लव। अंतस्थ उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं कि जब बोलते उष्मा कब पैदा होती है? जब फ्रिक्शन होता है। साइंस में जब आप पढ़ेंगे, हथेलियों को ऐसे ऐसे फ्रिक्शन करिए, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, तो उष्मा पैदा होती है। तो जब इन शब्दों को हम मुंह से बोलते हैं, हमारे लंग से, फेफड़ों से जब एयर बाहर पास होती है, तो एक उष्मा, गले में फ्रिक्शन के कारण एक उष्मा, एक हीट जनरेट होती है, उष्मा जनरेट होती है, एक गर्म वायु में गर्मी का अनुभव होता है, तो उसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। आप बोल के देख लीजिए, श बोलिए, एक गर्मी का भाव यहां प्रकट हो रहा है। श बोलिए, ये भी गर्मी का भाव प्रकट हो रहा है। श बोलिए, ये भी गर्मी का। तीनों एक ही वैरायटी के हैं, तीनों एक ही कुल के हैं, तीनों को बोलने का तरीका भी एक ही है। तो अगर आप तीनों का उच्चारण बहुत कम लोग कर पाते हैं, उनके लिए ये एक समस्या बनी रहती है। अगर आप तीनों का उच्चारण कर लिए, इसका मतलब आप इस पहेली को हल कर लिए।
तीनों का उच्चारण श श श, तीनों का उच्चारण, तीनों श है, तीनों का उच्चारण अलग अलग तरीके से, बहुत जटिल है बोलने में। अगर एक राउंड आपको बोल दिया जाए, हालांकि बोलने से यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा है, लेकिन याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। श श श, अगर तीनों आप बोल ले गए तो पहेली को हल कर ले गए। तो इसके साथ ह भी लगा होता है, याद करने का तरीका हल कर ले गए, तीनों को बोलने में अगर आप हल कर ले गए तो ह भी ऊष्म व्यंजन में आता है। तो ये एक कैटेगरी हो गई, ये मिट गया जो है, ये एक कैटेगरी हो गई। और ये हल, इसको अगर बोलना आप सीख गए, हल इसका सीख गए, तो स स ह हो गया। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? अब आपने पढ़ा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये सब इन्हीं के भाग हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है? यार लव, मतलब यार से आप लव अपने कर रहे हैं, चाहे वो मित्र आपका हो गया, आपका इत्यादि जो है। ऊष्म व्यंजन, बोलने पर उष्मा निकलती हो, अगर ये तीनों आप बोल ले गए तो मतलब आप पहेली को हल कर ले गए, तो याद करने का तरीका हा है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन नाम से ही पता चल रहा है कि चीजें संयुक्त हो रही हैं, संयुक्त हो रही हैं या गुच्छा बन रही हैं, चीजें संयुक्त हो रही हैं, जुड़ रही हैं या गुच्छा बन रही हैं, तो संयुक्त व्यंजन। और या इसको आप दूसरी भाषा में गुच्छ व्यंजन, गुच्छ व्यंजन भी बोल सकते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ, ये तो हिंदी के लास्ट के तीन हैं। छत्रज्ञ, ये आप जान रहे हैं, इसको रटाने का तरीका, इसमें टेक्निक बताने की जरूरत नहीं है। एक ये स्र है, स्र मतलब श्री, जैसे आप किसी को बोलते हैं श्री महेश जी, या तो आप सर बोल दिए, दोनों सर का मतलब महोदय होता है, सर महेश, सर महेश या श्री महेश। तो इसको जब आप, ये छ जो है क और श से मिलकर बना है, छ जो है क और श से मिलकर बना है। जैसे छ से छत्री होता है, छ से छत्री, तो ये याद रखिए क और श जब मिलते हैं तो ये छत्री बनता है। ये त्र है, त्र का मतलब ये आधा, ये र, ये जब नीचे लग जाता है तो ये आधा त हो, किसी भी वर्णमाला में अगर ये नीचे लग गया तो ये आधा हो जाता है। ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये आधा है। अभी मैं आगे बताता हूं कैसे आधा है, ये कंप्लीट नहीं है, ये तो पूरा है, ये तो पूरा है, लेकिन ये आधा है। ये पूरा है, ये पूरा है, ये आधा है। इसलिए सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आपको जानते चलना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन में ये चार आते हैं, 1 2 3 4। याद करने का तरीका, लास्ट का हिंदी का लेटर छत्रज्ञ, और ये जैसे श्री लिखते हैं आप, श्री, श्री, तो वही, ये वही वाला श्री है, ये यहां ये ऐसे खींचा हुआ है, ये वही वाला श्री है, यही वाला श्री है ये, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो छत्रज्ञ, छ जो है क और श से मिलकर बनता है, और त्र जो है त और र से मिलकर बनता है। तो याद करने का तरीका, तर याद रखिए, तर मतलब नमी, और ज्ञ, ज्ञ है, देखिए जैसे आप बाद में इसको भूल सकते हैं, तो इसलिए याद करने का एक तरीका, छत्री क श, और त्र है तो त, तर त, मतलब ये आधा है, ये जो त्र लगा है ये आधा है, तो इसको त जो है आधा लिखा। किसी भी लेटर में अगर ये ऐसे कर दिए तो आधा हो गया, चाहे ख में ये कर दिए तो ये आधा, पूर्ण नहीं है, ये ग में कर दिए आधा हो गया, ज में कर दिए आधा हो गया। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। छत्रज्ञ, और ये हो गया स्र, तो छ में क और श, त्र में त और र, ज्ञ में ज और इया। तो इसको ये देखिए, ज के जैसे ये लग रहा है, ये ज के जैसे लग रहा है,
तो यहाँ ज बना दीजिए और इसी को ऐसे कर दीजिए, इया बन गया। तो छत्रज्ञ स्र है, तो इसको भी, इसको याद नहीं करना है। ये देखिए यहां से ये मुड़ा है तो ये वाला स हो गया और ये नीचे र है, जैसे इसमें नीचे र है ये। तो छत्रज्ञ और ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक स्वर या व्यंजन मिलके संयुक्त व्यंजन। तो दो या दो से अधिक, यहां तो मैं दो ही बताया हूं, दो ही है, तो आप सोच रहे होंगे अरे संयुक्त व्यंजन ये बता रहे हैं परिभाषा, दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक भी देख लीजिए उदाहरण। जैसे स्त्री, ये देखिए आ गया ये त्र, स्त्री में आ गया। तो ये आधा है तो इसको आधा लिखिए, ये हो गया आधा प्लस त हो गया, त में ये नीचे लगा है, ये देखिए त, त्र को त र लिख दिए तो ये जो है ये हो गया। अब इसमें तीन हो गए, एक दो तीन, यहाँ दो, तो ये लिख रहा है दो या दो से अधिक, तो ये दो हो गए, ये दो से अधिक हो गए। ये क्यों नीचे लगा दिए, ये आधा है, ये स आधा है तो इसको आधा लिखेंगे ना। जब किसी भी वर्ण के नीचे ये लग जाता है तो वो आधा हो जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये स के नीचे लगा दिए, आधा हो गया। और ये है, त्र है, तो ये देखिए त्र कैसे लिखा हुआ है, त के नीचे लगा दिए ये, और ये र इसके नीचे देखिए ये लगा है ना, तो ये त आधा हो गया ना। कहने का मतलब ये त्र है, ये नीचे लग गया, तो इसका मतलब त को आधा लिखना है, तो इसलिए मैं ऐसे लिख दिया हूं। तो स्त्री में स हो गया, ये स है, ये आधा लिख दिया, और ये त के नीचे ये लगा हुआ है, किसी भी संख्या में नीचे अगर ऐसे लग गया तो आधा हो जाता है, तो त और ये चीज है। तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे बना सकता है, पूछ दिया कि ये इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण जो है किसकी वजह से हुआ है, ये बना के दे देगा। या यहाँ ख लिख के नीचे लाइन खींच देगा डंडी, तो आप जो है गड़बड़ कर देंगे। तो इसलिए अगर इसको यहां से ध्यान से समझ गए तो इस पे बहुविकल्पी प्रश्न यहां से 1 नंबर बन सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। उष्म व्यंजन ये ह ही परेशान करता है, इस ह को आपको याद रखना है, इसमें ट्रिक आपको मैंने बता ही दिया। यह लिख रहा हूं या यह लिख रहा हूं, एक ही चीज है। ये ये ट्रिक हो गया इसका। इसका क्या है, तीनों स अगर आप अच्छे में बोलने में पारंगत है तो समस्या को आप हल कर लिए तो ह हो गया। आइए संयुक्त व्यंजन ये हो गया। इसके बाद द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन वो व्यंजन है जिसमें जीभ ऊपर जाकर फिर नीचे गिरती है बोलने में। तो द्विगुण व्यंजन दो ही है, ड़ ड और ढ। तो जैसे सड़क और पढ़ना, ड़ और ड, ड़ और ढ, सड़क और पढ़ना, ये द्विगुण व्यंजन है। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, एक बिंदी नीचे यहां लगी है, एक बिंदी यहां। जैसे सड़क तो ड़ हो गया, पढ़ना तो ड़ हो गया। और उदाहरण, किसी चीज पे चढ़ना, लुढ़कना, ये आप द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त इसका नाम क्यों देते हैं, उत्क्षिप्त नाम इसलिए देते हैं कि इसमें बोलने में पहले जीभ ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। पहले जीभ ऊपर बोलकर देखिए, ड़ ऊपर से जाके जीभ नीचे को गिरेगी, तो इस वजह से इसका एक नाम उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन इसको बोलते हैं और द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन सड़क पढ़ना, तो सड़ ये ड़ हो गया, पढ़ ढ़ हो गया। बोलने में इसको सड़क, पढ़ना, चढ़ना, लड़ना, ये सब चीजें द्विगुण व्यंजन है।
अब द्विगुण व्यंजन के बाद ये आप इतनी चीजें जान गए, ये आप स्वर जान गए, ये आप वर्णमाला जान गए 25 है, ये आप अंतस्थ व्यंजन जान गए, इससे जान गए, इसको स श श 3 बार बोल लिए आप, तो ये बोलने में बहुत कठिन है, आपने समस्या को हल कर लिया। तो उष्म व्यंजन जिससे गर्मी निकलती है, तो अगर आपको अभी याद है, देखिए यहाँ पर ये पेट ऐसे कटा हुआ है, तो जान जाइएगा ये 100 वाली तीनों फैमिली है, याद करने का ये तरीका है। अंतस्थ व्यंजन आप जान गए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त तो ऐसे ही पकड़ लेंगे, अगर एग्जाम में ये दे दिया तो ऑप्शन में ये बना के दे देगा, इधर लगा दीजिएगा, ये दे दिया, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, तो उस तरीके का ये बनाकर दे देगा, ये दे देगा तो ये गायब कर देगा, और ये दे देगा तो ये गायब कर देगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चन यहां से बन गए। स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं। अब एक समस्या आती है ये कि कभी कभी एग्जामों में पूछ देता है कंठ से बोलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, कंठ से बोलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये तो पूरे कंठ से ही बोले जा रहे हैं, कंठ से, क वाले कंठ से। आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि कंठ से कौन कौन बोले जा रहे हैं। इसके बाद च वर्ग वाले तालव्य से कंठ क बोलिए, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही यहाँ लिखा है कंठ और यहाँ लिखा है क, तो क किससे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा, तो ये आपका पूरा जो है कंठ हो गया। च से आप चाय पीते हैं, जैसे ही चाय की प्याली मुंह में डालते हैं और जैसे ही घूंट मारने की कोशिश करते हैं, आपका जो है चाय जाके जीभ तालू में टच हो जाती है, तालू ये ऊपर वाले को कहते हैं, तो चाय जैसे ही पिए तालू में जीभ जाके टच हो जाती है। तो याद करने का तरीका, चाय आप जैसे पिए, च वर्ग को हम तालव्य से बोलते हैं, तालव्य जो ऊपर वाला हिस्सा मुंह का है, च वर्ग को हम तालव्य से बोलते हैं। क वर्ग में याद करने की जरूरत नहीं है, क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालव्य से, चाय जैसे ही पीते हैं तालू में जाके टच हो जाता है, जैसे ही तालू में टच होता है सरफेस टेंशन जो है, जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं, वो जो है कम हो जाता है, जैसे ही कम हो जाता है सरफेस टेंशन, चाय का स्वाद आने लगता है। कई लोग चाय पीते हैं, एक घूंट मारे खट से अंदर चले गए, तो उन उस चीज का स्वाद नहीं मिलता है, वो शरबत पी रहे हैं। तो सरफेस टेंशन को जब आप चाय पीते समय कम कर देंगे तो उसका स्वाद मिलने लगेगा, तो उसके लिए जीभ को तालू में टच करना है। तो याद करने का तरीका, च वर्ग जो है तालव्य से, चाय पी रहे हैं तालू में टच हुआ तो च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, मूर्धन्य जो है ट वर्ग यहाँ गले के पास, मूर्धन्य ट वर्ग गले के पास, अभी इधर मत देखिएगा, इधर देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, ट वर्ग दंत के पास, ट वर्ग दंत कैसे याद रखेंगे, यहाँ त लगा है और दंत में भी यहाँ त लगा है, तो रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, शब्दों से शब्दों को पकड़िए। तो त वर्ग को आप यहां से पकड़ लिए, क वर्ग को आप क से पकड़ लिए, च वर्ग को चाय पी के, इतनी कहानी जो सरफेस टेंशन इन सब चीजों की बता रहा हूं, तो वो इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में भूलते भूलते 2-3 तरीके हैं, किसी न किसी तरीके को आप पा जाएंगे। और कभी आप अगर वर्णमाला का चैप्टर एग्जाम के समय नहीं पढ़ के जा सके, तो ये जो बता रहा हूं तरीका, ये आपको हेल्प करेगा, आपको लगेगा मैं इसके बारे में पढ़ा हूं, आपको बातें लंबी याद आएंगी। कंपटीशन में एग्जाम के पहले हर चीज हमेशा आप जरूरी नहीं है कि तैयार कर सकते हैं। आप बीमार हो गए एग्जाम के 1 महीने पहले, तो आप स्मार्ट स्ट्रेटजी की तैयारी करिए। तो च वर्ग जब चाय पिए तालू, इसको अभी मत देखिएगा नहीं गड़बड़ हो जाएगा, च वर्ग चाय पिए तालू में टच हुआ, ट वर्ग मूर्धन्य, थोड़ा सा इसी को आपको याद रखना है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, तो ये जब अकेला बच जाएगा, सबको मैं बता दूंगा तरीके से, तो वही अकेला हो जाएगा। त वर्ग यहाँ दंत में त लगा है, तो आप बोल देंगे
कि त वर्ग के जितने भी पांचों अक्षर हैं वो दंत से बोले जाते हैं, वो दंत से बोले जाते हैं, दांत से बोले जाते हैं। प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग ओष्ठ से। आप प प प बोल के देखिए, आपका होठ जो है, ओठ ओठ जो है ऊपर उठेगा, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। प प बोलिए तो आपका प बोलते ही होठ जो है आपका जो है उसका आकार बदल जाएगा। तो प वर्ग आप पकड़ लेंगे होठ से। एक ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, ट वर्ग मूर्धन्य से। तो जब आप त वर्ग इस दंत से त पकड़ लिए, क वर्ग इस कंठ से पकड़ लिए, च वर्ग तालु से तालव्य से पकड़ लिए, तो बाद में बचा मूर्धन्य, तो ट वर्ग ही हो गया प वर्ग। अब आ जाइए, इनके अलावा भी स्वर, ये जो स्वर हैं ये भी बोले जाते हैं हमारे मुंह से ही ना, हमारे मुंह के भागों से ही बोले जाते हैं ना। ये तो मैं इतना जो बताया हूं इधर, ये तो व्यंजन के बारे में बताया हूं कि व्यंजन की ये स्थिति है बोलने की, लेकिन स्वर के बारे में भी हमें बताना है कि स्वर भी तो बोले जाते हैं इन्हीं अंगों से। तो इधर स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर लिख दिया गया है। तो इधर स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर लिख दिया गया है आपको समझने के लिए। तो आप जो है आराम से समझिए, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को मैं दो दो बार बोल रहा हूं। इधर आपने ये क्या है, ये क्या है, अंतर क्या है, ये व्यंजन का है। और ये जो है इसमें हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये सब आप लोगों के दिमाग में बातें आ रही होंगी कि व्यंजन का तो बता दिए कि ये मुंह से बोला जाता है, ये सब कहां से बोला जाता है, ये स्वर कहां कहां से बोला जाता है। तो स्वर को किनारे लिख दिया गया है, ये स्वर को किनारे लिख दिया गया है, एक समीकरण बना दिया गया है कि लीजिए अब एग्जाम में आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बच्चों पूछता है क्योंकि इसी में बच्चों को फंसाते हैं। तो कंठ से ये तो आप जान ही रहे हैं। अब देखिए ये क यहां भी आ गया, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो कंठ से ये तो बोले ही जा रहे हैं, लेकिन इनको और इनको दोनों को मैं मिलाकर इस साइड लिख दिया हूं। एक साथ आपको याद हो जाए, दोनों को मिलाकर लिख दिया हूं। इसको भी ऐसा कि जब आप कंठ बोले तो आपको याद हो जाए दोनों, इधर वाला भी याद हो जाए और इधर वाला भी याद हो जाए। तो कंठ में किसी से बच्चे से बुलवा रहे हैं कि आ कह, छोटा बच्चा है उसको आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा 1 का है, 2 का है, उसको कह रहे हैं पहला लेटर आ ही तो है, तो आप कह रहे हैं आ कह। तो अ को हम कंठ से बोलते हैं, आ को भी कंठ से बोलते हैं, और ह को भी कंठ से बोलते हैं। अ को भी कंठ से बोलते हैं, आ को भी कंठ से बोलते हैं, और ह को भी कंठ से बोलते हैं। ये क तो इधर वाला लिख दिया हूं कि एक साथ हो जाए। ये व्यंजन वाला मैटर हो गया, ये भी व्यंजन वाला हो गया, और ये स्वर वाला हो गया। तो दोनों, तो जब मैं क लिख दिया तो आप समझिएगा क ख ग घ अंग सब बोल रहे हैं कंठ से। ये मत सोचिएगा यहां अब मैं क वर्ग लिख दूंगा तो थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, ये समीकरण बनाने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं क वर्ग नहीं लिखा हूं, क लिख दिया तो समझ जाइएगा क वर्ग ये पूरा हो गया। तो कंठ से आप क वर्ग बोलेंगे, ये क वर्ग बोलेंगे, तो आप बोले आ कह। आप किसी छोटे बच्चे से सिखा रहे हैं उसको गांव की भाषा में, आ कह, आ कह। तो कंठ से आ कह, अगर क भी आपको याद है तो आप जो है कह आ कह याद रहेगा। पूछ देगा एग्जाम में ह किससे बोला जाता है, कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से या दंत से। तो आपको अगर ये चीज नहीं याद रहेगी तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसको सोचकर बनाया गया है। ये इधर वाला, ये वाला तो सब किताबों में दिया ही है, लेकिन इसको सोचकर ये ट्रिक को बनाया गया है। तो इसके बाद तालव्य से देखिए, तालव्य से च वर्ण तो है ही, तो चा लिखे या च लिखे वो समझ जाइएगा, वो एक ही चीज है। मैं चा लिख के शब्द को बनाया हूं चाय। तो य भी किससे बोला जाता है,
तालव्य से। य भी जो है तालव्य से बोला जाता है। च का मतलब ये च छ ज झ इया पांचों बोला जाएगा। ईसज्ञ, ईसज्ञ चाय पीजिए। चाय ईस का मतलब ईश्वर भी होता है। ईस का मतलब ईश्वर भी होता है। कई लोग चाय पीने के बाद पूजा करते हैं, सोचते हैं खाना तो हम खा नहीं रहे हैं, तो लाओ बिस्तर पे उठें, चाय पी लेते हैं, नहा धो लिए, फिर पूजा कर लेंगे। चाय पीने में दोष नहीं है, ईश की पूजा करने में। चाय पीने में दोष नहीं है, ईश की पूजा करने में। तो चाय में च वर्ग तालव्य से और य भी तालव्य से और ई और स भी हम तालव्य से बोलते हैं और य भी हम तालव्य से बोलते हैं। तो ये ई, बड़ी ई और छोटी ई दोनों को मानिएगा। बड़ी ई या छोटी ई, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यहाँ ये बड़ी ई ही बोलेंगे, चाहे आप ई कोई अंतर नहीं है। तो इसमें दोनों, तो जैसे क वर्ग को छोटे बच्चे को बोले आ कह सिखा रहे हैं, तो क वर्ग कंठ से क से ये क मिल गया और ये हो गया। चाय जब पीते हैं, चाय पिए, वो तालू में जाके जीभ टच होती है, तो ये च वर्ग तालव्य से, तो चाय ईसज्ञ। इसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग में ऋषि टर टर कर रहा है, तो ट वर्ग में ये पूरा बोलेंगे। र भी हम मूर्धन्य से बोलते हैं। एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न कि र किस से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, मूर्धन्य से। तो अगर आप टर ऋषि भी याद है, टर ऋषि भी याद है, ये देखिए ये र है, ये चढ़ंतुआ वाला र है, ये चढ़ंतुआ, इसको भी र बोलते हैं। तो यहां से आप पकड़ लेंगे टर ऋषि मूर्धन्य। फिर इसके बाद त वर्ग है, ये त वर्ग है, यहां भी त वर्ग है। आप तुरंत बोल देंगे कि त वर्ग के ये पांचों दंत से बोले जाते हैं। दंत से तलाश, तलाश भी दंत, दांत बच्चों का छोटे पे टूटता था, ले जाके उसको खेत में 1 साल 2 साल के बच्चों का फेंक दिया जाता था। तो त वर्ण पूछ देगा किससे बोलते हैं, कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से कि दंत से, तो आप दंत लगाएंगे। तो दांत की तलाश, लोग खेत में कि मेरा 2 साल 3 साल के बच्चों का दांत टूटता था, लोग फेंक देते थे, तो बच्चे जाके खोजते थे कि कहां पर हमारा जो है दांत है, दांत की तलाश करते थे। तो तलाश, तो ल हो गया, तो ल से बनने वाली संरचना भी या री भी वो दंत से बोलेंगे। ओष्ठ, ओष्ठ में तो खुद ही ओ लगा है, ऊ और ऊ, ये तो ऐसे ही आप पकड़ लेंगे। ऊ और ऊ जब बोलेंगे तो ओठ का आपके शेप जो है बदल जाएगा, तो ये ओष्ठ ऊ से। तो यहाँ पर मैं व्यंजन का बताया और यहाँ व्यंजन और स्वर दोनों मिलाकर। तो क वर्ग मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, यहां से इतना फंसाता है कुछ कहने के लिए नहीं। आपके फिंगर टिप पर, आपके अंगुलियों के बिंदु पर ये हो जाएगा। आप बैठ के ऐसे अभी तुरंत क्लास खत्म होने के बाद आप अंगुली पर अपने से बोलकर याद, बाद में याद करने वाला कुछ नहीं, जो है सब अभी याद करना है। तो आ कह छोटे बच्चे से पूछ देगा, अ किससे बोला जाता है, तो कंठ से। आ किससे बोला जाता है, कंठ से। क किससे, ह किससे। तालव्य, चाय पीते हैं तो तालू में ही जाके सटता है। कई लोग बताया अभी शरबत की तरफ पी गए, स्वाद नहीं मिला, क्योंकि जीभ ले जाके तालू में टच नहीं कराए और सरफेस टेंशन, वो जो है पृष्ठ तनाव जो है क्या घटा नहीं, इस वजह से चाय में स्वाद आया नहीं। तो चाय ईसज्ञ बताएं, कई लोग चाय पी के भी पूजा कर लेते हैं। ईस मतलब ईश्वर होता है और अज्ञ, ज्ञ याद रखिएगा, ईश्वर सोचता है कि अज्ञानी है, चलो इसको माफ कर देते हैं। मूर्धन्य टर ऋषि, ट बोलेंगे मूर्धन्य से, र भी बोलेंगे मूर्धन्य से, री भी बोलेंगे मूर्धन्य से, और षटकोण वाले स का भी उच्चारण मूर्धन्य से। अगर वो हम इसमें ऐसे मात्रा दी है तो यहाँ मात्रा का कोई मतलब नहीं है, शब्द को बनाया गया है। तो षटकोण वाला स भी किससे बोलते हैं, षटकोण वाला स भी बच्चों मूर्धन्य से बोलते हैं। इसके बाद दांत की आप तलाश, बच्चे जब छोटे थे 2 साल 3 साल के दांत हम लोग का टूटता था, खेत में खोजते थे तो दांत की तलाश करते थे। इधर से तो ये पकड़ लिए तलाश, तो ये दंत से। प वर्ग, प फ ब भ, इसको बताना, इसको कोई ट्रिक की, प बोलेंगे होठ का स्ट्रक्चर आपके चेंज हो जाएगा, होठ की गोलाई आपके बदल जाएगी। ऊ
ओस गोला बन जा रहा है, ओष्ठ गोला बन जा रहा है, तो ऊ और ऊ ओष्ठ से। तो ये कुल 25 हो गए। अब कोई पूछेगा कि इनको किससे बोलते हैं, अपने शरीर के किस अंग से इसको निकालते हैं, तो मुझको नहीं लग रहा है कि अब आप इसमें फेल होंगे। इसके उच्चारण को आप तुरंत बता देंगे, सोचते ही बता देंगे। एक ट्रिक ये इसके लिए है। एक ट्रिक क्या है, ये आप ऐसे पकड़िए ना, क से क हो गया, अच्छा वो चाय वाला ले लीजिए, त मूर्धन, त से ये त हो गया। अब प जो है बोलेंगे तो वो स्ट्रक्चर अपने आप पकड़ लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है वर्णमाला व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ये इतने व्यंजन जो है हो गए। द्विगुण व्यंजन किसको कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन, जिसमें जैसे स ड़ क ड़ आ रहा है, पढ़ना, पढ़ना, चढ़ना, लड़ना, ये सब चीजें इसमें आएंगी, द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त नाम इसका क्यों कहते हैं? जीभ ऊपर जाकर नीचे गिरती है, जैसे कुएं में आप पानी, उत्क्षिप्त को थ्रस्ट, इंग्लिश में थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कुएं में बाल्टी आपने गिराया, बाल्टी ऊपर से गई रस्सी से, फिर बाल्टी नीचे जैसे ही गिरी फिर ऊपर लाते हैं, तो उसी तरीके से जीभ ऊपर से लड़कर फिर नीचे जाती है। तो एक तरीके से थ्रस्ट फोर्स डेवलप होता है। जैसे जब रॉकेट उड़ता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन उसमें एनर्जी लगती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन उसमें यूज होता है, तो वो थ्रस्ट फोर्स के कारण ही तो ऊपर जाता है। तो ऊपर जाकर नीचे आना, इसको जब आप बोलिए तो जीभ आपकी ऊपर जाकर नीचे आएगी, तो इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। दो गुण है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गया, ये आपकी वर्णमाला हो गई। और एक होता है विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन जो अभी 2024 में अगस्त के महीने में हमारे अल्फाबेट में नया जुड़ा है। तो अभी एग्जामों में 52 लगाते थे कि हमारी वर्णमाला हिंदी की 52 है, लेकिन अब 53 है। अगर एग्जाम में 53 नहीं है तो आप 52 लगाएंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे भी आपको मिलेगा। अब देखिए, एक ये चीज समझने की बहुत जरूरत है, इस पर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इस वजह से इसको बताना बहुत जरूरत है। अगर इसको आप समझ गए तो ये आपके लिए जो है नंबर लेने का तरीका है। देखिए, एसआई यूपी एसआई के एग्जाम को आप छोटे में नहीं ले सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे रखते हैं लोग कि मतलब विशेष ज्ञान हो। ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, ऊपर जा रहा है। अब देखिए, आप पूछेंगे कि इस क में और इस क में क्या अंतर है। इस क में और इस क में क्या अंतर है, ये बहुत जानना जरूरी है। अगर इसको आप नहीं जान पाए तो वर्णमाला पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ये आधा क है, ये आधा क है, पूरा क ये नहीं है, और ये क पूरा है। अभी मैं इस पे बराबर नहीं लगा सकता हूं, अभी देखिए लगाऊंगा। ये आधा क है, अगर हम इन सब के नीचे मार दिए लाइन, सब आधे हो जाएंगे। इन सब, भाई अगर हमारी एक टांग अगर गायब हो गई तो मुझको कहेंगे ना कि इनका शरीर आधा है। तो ये एक ही टांग आधा है। जैसे हमारा ये पैर एक गायब हो गया, दो पैर है, तो आधा ही तो बोलेंगे आप लोग, ये कंप्लीट कंप्लीट नहीं है, आधा है ये। तो इस तरीके से ये आधा है, ये पूर्ण है। ये एक बनावट है, ओरिजिनल रूप ये होता है, ये एक बनावट है। आधे घंटे, ये एक बनावट है, ये ओरिजिनल रूप ये नहीं है, ये बनावट है। और ये जो है आधा है। तो क्या है इसमें अंतर? ये लिखित रूप है, बनावट का तो है लेकिन लिखित रूप है। इसको हम लोग कॉपी में लिखते हैं, इसको हम लोग कॉपी में लिखते हैं, इस लेटर को कॉपी में लिखते हैं, इस लेटर को कॉपी में लिखते हैं।
लेकिन ये उच्चारण का रूप है। जब उच्चारण का रूप होगा तो ये हो गए एक दूसरे के बराबर। आप आप लिख दिए, आप तो मुंह से बोल नहीं रहे हैं, मुंह से नहीं बोले, मुंह ये होठ बंद है, तो ये लिखित रूप है। मुंह से आप बोले नहीं, लिखित रूप है। लेकिन जब आप मुंह से बोलते हैं क क, तो आ रहा है पीछे, तो आ रहा है पीछे, तो आ रहा है पीछे। तो जब पीछे आ रहा है तो ये बोलचाल की भाषा है, ये बनावट की भाषा, लिखित रूप है, और ये बोलचाल की भाषा है। जब आप मुख से बोलते हैं तो ये पूछ देगा एग्जाम में, बना देगा इस पे क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन बना देगा और लोग गलत हो जाए, गलत करके चले जाएंगे। मान लीजिए ये, क्या ये बराबर है? नहीं, ये तो गा हो जाएगा, ये तो गा हो जाएगा, ये गा हो जाएगा। जबकि ये गा, ये नॉट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। इस चीज को जानना होगा आपको, ये कब होंगे इक्वल। ये इक्वल हो, ये इक्वल हो गए, ये इनके इनके और इनके बीच साम्य स्थापित हो गया, एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया। तो इस तरीके के भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये लिखित रूप है, ये बोलचाल में है, ये बोलचाल में है। आप क को बोलिए तो बोलचाल में ये भाषा आएगी और लिखित रूप में ये भाषा आएगी, इसलिए ये लिखित रूप है और ये बोलचाल में यूज होता है। तो इसका ज्ञान टीचर वहां 65 साल का प्रोफेसर रिटायर्ड किसी यूनिवर्सिटी का जब पेपर बनाएगा ना, तो वो अपने लेवल, अपनी विद्यता से बनाएगा। जितना उसमें गुण होगा, वो ये नहीं देखेगा हमको सरल पूछना है कि हमको कठिन पूछना है। इसलिए पेपर कभी कठिन आ जाता है, कभी आसान आ जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब इसी चीज को यहां बता रहा हूं। अब यही चीज है, ये अक्षर है और ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये देखिए ये स्वर है। कई बार एग्जामों में पूछा है, अभी आपको मैं इसके बारे में बताता हूं। पहली क्लास में बताया हूं, लेकिन वहां बहुत अच्छा क्लियर नहीं किया था, क्योंकि वहां अगर मैं क्लियर करता तो बच्चे थोड़ा सा भटक जाते। जब तक व्यंजन न पढ़ते तब तक ये चीज नहीं समझ में आती। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है, देख लीजिए। क के नीचे ये लगा दिए, कोई दिक्कत? आधा हो गया। किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर ये लगा दिए तो आधा हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट मन में मत रखिएगा। इसके नीचे ये लगा दिए, आधा हो गया। ये पूरा ग नहीं है, आधा है। पूरा कब होगा? अ लगा देंगे, बोलेंगे तो इसके लास्ट में अ आएगा ना, ये पूरा हो गया। समझिए, इसमें 1 नंबर यहां से बनता है। ये क है, ये क है, ये आ। इस चीज को अभी मैं आपको बताया हूं, थोड़ा यहां कम जोर दूंगा। ये क है, ये क है, ये क है। क्वेश्चन कैसे बनता है? ये क किस चीज का है? व्यंजन का है। हाँ, व्यंजन है ये। क है, क वर्ग है। चाहे हम सब में डंडा खींच दे आधा आधा, डंडा खींच दे, चाहे न खींचे, लिखित रूप ये है, बोलने वाला रूप, बोलने वाला रूप ये है। तो ये क व्यंजन है, हाँ व्यंजन है। और स्वर के, स्वर में आता है, हाँ स्वर है। तो व्यंजन और स्वर जब मिलते हैं तो वर्ण, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण। भाई वर्णमाला में ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, तो कोई दिक्कत वर्ण लिखने में? यहां मैं वर्ण लिख,
यहां मैं वर्ण लिखा तो आपको कोई दिक्कत, क व्यंजन लिखा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि क व्यंजन के अंतर्गत ही है। यहां मैं अ को स्वर लिखा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अ जो है स्वर के अंतर्गत है। और इन दोनों को हम वर्ण बोल सकते हैं, अल्फाबेट इंग्लिश में जैसे बोलते हैं अल्फाबेट, इसको इंग्लिश में अल्फाबेट ही तो बोलेंगे, तो वर्ण को हम अल्फाबेट ही तो, इसको इंग्लिश में अल्फाबेट ही तो बोलेंगे। ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, लेकिन ये व्यंजन का अल्फाबेट है, ये स्वर का अल्फाबेट है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये अक्षर है, ये अक्षर है। अक्षर का मतलब जो नष्ट ना हो, अक्षर का मतलब जो नष्ट ना हो, अर्थात ये अभी कट गया, अर्थात वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में आया है, वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक वर्ण ये, एक वर्ण ये, दोनों वर्ण मिल गए, अक्षर बन गए। वर्णों के, अर्थात वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक वर्ण ये, एक वर्ण ये, अक्षर बन गए। तो यही लिखा हूं। अब एक क्वेश्चन इसमें ये बनाकर दे देगा एग्जाम में, इस तरीके से पूछ देगा, इसमें व्यंजन कितने हैं, इसमें स्वर कितने हैं, तो आप अब पकड़ लेंगे। या पूछ सकता है कि वर्ण बड़ा है कि अक्षर बड़ा है। अब यहां आप पता चल रहा है, वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, मतलब कि वर्ण ज्यादा संख्या में है और अक्षर एक एब्सोल्यूट मतलब नेचर रख रहा है, एक अपना संपूर्ण प्रकृति का नेचर रख रहा है। तो कई बार एग्जामों में आ गया है कि इन दोनों में अंतर क्या है। पिछली क्लास में मैंने वर्ण लिख के ऑब्लिक अक्षर लिखा है, तो वहां मैं इस चीज को नहीं बताया। इस चीज को इसलिए नहीं बताया कि वहां बताने की जरूरत ही नहीं थी। जब तक आप ये रिएक्शन नहीं जानेंगे, इस रिएक्शन को आप नहीं जानेंगे, तब तक वर्ण और अक्षर में अंतर नहीं समझ पाएंगे। तो एग्जाम में कई बार आया है कि अक्षर बड़ा है कि वर्ण बड़ा है। तो आप अब मैथ के फॉर्म में अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आप एक शार्ट में लिख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन एग्जाम का बन गया। अक्षर बड़ा है वर्ण से, यहां सोचेंगे बराबर मैं लगाया हूं, ये वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। तो वर्णों के मेल को अक्षर, तो कभी कभी मैं पहली क्लास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि जो है मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई है। भाषा की या शब्द की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। तो जब आप मेरा पहला इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो देखेंगे वर्णमाला का, तो वहां पर आपको समझ में आएगा, वहां पूरा ये इसका पूरा एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, एग्जाम में आता है। तो भाषा की या शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और सबसे बड़, इससे भी आगे है, इससे भी आगे है। यहां चाहूं तो लिख दूं लेकिन ज्यादा गंदा हो जाएगा, इस वजह से लिख नहीं रहा हूं, पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। तो अक्षर हमेशा वर्ण से बड़ा होता है, वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ मेल को अक्षर कहते हैं, यहाँ बराबर लगाए हैं, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म क्यों, ये मैथमेटिकल क्यों जो है सिंबल यहाँ ग्रेटर का लगा रहे हैं। तो आप जब पहला वाला क्लास मेरा देखेंगे तो वहां पर ये मैं लगाया हूं, वहां से मैं बताया हूं, जो बच्चे पहला क्लास देखे होंगे उनके समझ में आ गया होगा। तो मैं पहले क्लास में वर्ण ऑब्लिक अक्षर दिया था, वहां नहीं जानबूझ के बताया था, इसलिए नहीं बताया था, जब तक इसका ज्ञान आपको नहीं होता व्यंजन का, तब तक वहां बड़ा छोटे का कोई मतलब नहीं है। तो अक्षर हमेशा वर्ण से बड़ा होता है, कभी एग्जाम में पूछ दिया तो आपको बताना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए इनका एक गुच्छा जब मिलता है तब कहीं जाके इनके बराबर आता है। यहाँ हम वर्णों वर्णों नहीं लिखे हैं, यहाँ देखिए वर्णों है, लेकिन यहाँ वर्ण लिखे हैं इसलिए ये बड़ा है। हाँ, कई हम क्लस्टर ला देंगे, अल्फाबेट्स का एक क्लस्टर यहाँ लगा देंगे, मतलब वर्णमाला का एक गुच्छा लगा देंगे, तब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ गुच्छा ही तो लगा है, एक और दो, तब जाके ये बराबर है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को तीसरी लाइन में, पहला वाला जो इसके वीडियो बना है इसका तीसरी लाइन में इसका कॉन्सेप्ट बना है। अब आइए वर्ण विच्छेद, जैसे संधि विच्छेद होता है वैसे वर्ण विच्छेद होता है, इस पर भी एक नंबर बनता है। ये लोग रट के बैठ जाते हैं, रट के बैठ गए, सोच लिए बस इतना ही से। अब इससे प्रश्न आएगा तो बना लेंगे ना कि व्यंजन और स्वर दोनों जब मिलते हैं तो अक्षर पूछ देगा, अक्षर का निर्माण कैसे होता है, तो व्यंजन और स्वर मिल गए तो अक्षर का निर्माण हो गया, या तो वर्णों के मेल से अक्षर का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अक्षर बड़ा है कि वर्ण बड़ा है, तो अक्षर बड़ा है। अब वर्ण विच्छेद, यहाँ वर्ण जैसे संधि विच्छेद शब्दों में विच्छेद है, यहाँ वर्ण का विच्छेद करना है। आपका ये छोटा छोटा काट काट के पार्ट अलग कर देना है, छोटा छोटा पार्ट काट काट के अलग कर देना है। वर्ण और स्वर की मिलावट को, वर्ण और स्वर की मिलावट को ही, वर्ण और स्वर की जिसमें मिलावट होती है उसको हम अलग करते हैं, तो वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब ही हो जाता है अलग अलग करना। यहाँ देखिए अलग अलग है, अलग अलग है, क वर्ड ही अलग अलग बना, ऐसे तो इसमें अक्षर और वर्ण डेवलप होता है। लेकिन जब शब्द आ जाएगा, इसी का देखिए नाम यहाँ बदल गया, यहाँ हम सिर्फ शब्दों की लड़ाई, वर्णों की लड़ाई देख रहे हैं, और यहाँ पर शब्दों की लड़ाई आ गई, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। तो याद रखिएगा ये वर्णों की जंग है और यहाँ शब्दों की जंग है। शब्दों की जब जंग को हटाएंगे तो वर्ण विच्छेद होगा। यहाँ वर्णों की जब लड़ाई को हम साफ सुथरा कर रहे हैं तो यहाँ अक्षर, व्यंजन, स्वर, अक्षर और वर्ण का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। एक ये अक्षर का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, एक ये वर्ण का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। लेकिन यहाँ शब्द में अलगाव करना है, यहाँ वर्ण में अलगाव करना है, यहाँ शब्द में अलगाव करना है। तो शब्दों में जब अलगाव करेंगे तो वर्ण विच्छेद शब्दों में अलगाव करने के लिए होता है, शब्दों में अलगाव करने के लिए होता है। ये प्रक्रिया, अक्षर और वर्ण की प्रक्रिया वर्णों में अलगाव कर रहा है। आइए व्यंजन और स्वर की मिलावट है, तो आइए कम लिखा है, कम, कम लिखा है। अब इसमें हमको निकालना है कौन सा व्यंजन है और कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है कौन सा स्वर है, इसको आपको याद रखना है। तो क को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, इसको तो कई राउंड बता दिया। ये क लिखित रूप है, ये बोलचाल की भाषा है, ये बोलचाल की भाषा है। हम इसको अलग कर रहे हैं, व्यंजन अलग कर रहे हैं, स्वर अलग कर रहे हैं। तो क को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। म को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये हो गया। अब मान लीजिए संत आ गया, संत, संत का विच्छेद करिए। संत, इसका विच्छेद करना है, संत का विच्छेद करना है, तो वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, स है तो स में भी वैसे ही नीचे खींच दीजिए। एग्जाम में अभी बता रहा हूं कि ये प्रश्न पूछेगा कैसे, ऐसे ही दे देगा कि संत का वर्ण विच्छेद करिए, और लगा के आदमी संधि करके चला आएगा, लगा के संधि करके चला आएगा। संत का दे देगा वर्ण विच्छेद करिए। संत यहां से तो पूछेगा कि वर्ण अक्षर में कौन बड़ा है, यहां से यही बन सकता है, इसमें ये प्रश्न बनेगा। वर्ण विच्छेद में दे देगा संत और इसका वर्ण विच्छेद करिए, तो संत का वर्ण विच्छेद कर लीजिए। स है तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, ये स को लिख लिए,
न को न को नहीं लिख सकते क्योंकि न खुद आधा है, न को हम नहीं लिख सकते। न आधा है, जब न आधा है, ये खुद आधा है लेकिन इसके साथ पूर्ण हो जाता है। इस स के बराबर ये दोनों मिलकर इस स के बराबर है। इस क के बराबर, इस क के बराबर, इसीलिए ये लाइन खींची हुई है। इस क के बराबर ये दोनों मिलकर हैं इस म के बराबर, लेकिन न तो खुद ही आधा है, तो आधा है तो हम क्यों एक एक्स्ट्रा न उसके साथ जोड़ेंगे? हम इसको ऐसे लिख देंगे, आधा है तो आधा लिख दिए। ये लीजिए, हम अ नहीं जोड़ेंगे, और हम तब जोड़ते जब न पूरा रहता, और हम तब जोड़ते जब न पूरा रहता, तो हम न आधा लिख दिए, आधा है आधा लिख दिए, यही प्लस अ बना देंगे। तब ये न पूरा अगर खड़ी पाई यहां न रहता तब यहां एक अ जोड़ देते, एक अ जोड़ देते। अब त पर आइए, अब न में अ इसलिए नहीं जुड़ा है क्योंकि न खुद ही आधा है, आधा है तो उसके आधे स्वरूप में रख दिए। अब त पर आइए, तो त पूरा है, त यहां कंप्लीट लिखा हुआ है, तो त में आपको करने की आजादी है, त में आप जोड़ दीजिए। इसी तरह कमला का बनाइए आप लोग, कमला का, कमला का बनाइए। तो कमला का अगर मेरे यहां जगह नहीं है, कमला का अगर बनाना है तो क लिखिए प्लस अ लिखिए, कमला नाम की लड़की का बनाना है, क लिखिए प्लस अ लिखिए। इसके बाद म भी पूरा है कमला में, तो म के नीचे ऐसे हलंत लगाइए, फिर अ लिखिए, फिर ल भी पूरा है तो ल लिखिए, लेकिन ला है तो ल लिख के वहां अ लिख के आ लिखना है। तो ये सब प्रैक्टिस टेस्ट में आपको मिलेगा, तो वहां एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं यही बता दे रहा हूं कि अच्छे से आपको जानकारी रहे। तो आपने ये पूरा व्यंजन पढ़ लिया, ये तरीका पढ़ लिया, और अंतस्थ व्यंजन को आप ऐसे याद कर लीजिए। उष्म व्यंजन को जब आप बोलेंगे तो उष्मा निकलेगी। श श श एक कैटेगरी के हैं, तीनों जो तरीके से बोल लिया वो हल कर लिया, तो ह भी उष्म व्यंजन में आता है। तो उष्मा इस स से, ये स पकड़ लीजिए, फिर इसके भाई बंधु को पकड़ के यहां रख दिए, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है। तो व्यंजन कुल मिला के 40 होते हैं, व्यंजन कुल मिला के 40 होते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा। अंतस्थ व्यंजन, यहां मैं एक बार उसको और बता रहा हूं। स्पर्श व्यंजन 25 है जो पीछे बता चुका, स्पर्श व्यंजन 25 है जो पीछे मैं बता चुका। अब इसके बारे में यहां लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। अंत्यस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, मतलब ये स्वर और व्यंजन के बीच है, स्वर और व्यंजन के बीच है, न तो स्वर है न तो व्यंजन है, उन दोनों की रेंज में है, बीच में है। जैसे आप डायरेक्शन का प्रश्न पूछते होंगे, दो लोगों के बीच में एक आदमी खड़ा है, उधर से 3 मीटर की दूरी है, इधर से 4 मीटर की दूरी है, तो इस तरीके से अंतस्थ व्यंजन बोला है हम दोनों से दूरी बनाएंगे, दोनों से जब दूरी बनाएगा तभी चोरी चोरी यार लब कर पाएगा। तो ये हो गया यार लब याद करने का तरीका। लेकिन इसमें भी एक चीज है, य और व को अर्ध स्वर बोलते हैं, कभी स्वर तो कभी व्यंजन, यही चीज बोल रहा है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर, तो ये जो य और व है, बोलने में देखिए एक जैसे लग रहे हैं, य व ऐसे रखिएगा, या वय रख दीजिए। वय मतलब होता है जवान, संस्कृत में वय, तो वय रख दीजिए। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है, पूछ देगा एग्जाम में, अर्ध स्वर य और व, और 2-3 ऑप्शन बना देगा। तो य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी स्वर है तो कभी व्यंजन है, तो इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। र को, ये नोट में लिखा हुआ है, आपसे एग्जाम में पूछेगा अंतस्थ व्यंजन 4 कौन से हैं, ऑप्शन बना के ABCD दे देगा। नोट में इनकी भी विशेषता है, य र ल व की भी विशेषता है। तो वय, वय मतलब वयस्क,
वय अर्ध स्वर है, अर्थात मतलब एक तरीका, वय का मतलब वयस्क होता नहीं है, एक याद करने का आप लोग को तरीका बता रहा हूं। तो वय जो है अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर कैसे, अर्थात कभी स्वर तो कभी व्यंजन। ये तो ऊपर वाली ही चीज बता रहा हूं मैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, तो वैसे भी यहाँ भी है। तो इसको याद रख लीजिए, एक पहला एक लास्ट का, ये तरीका याद। एक इसको अर्ध स्वर मान लीजिए, एक इसको मान लीजिए। र स्वर, र स्वर लुंठित अर्थात जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे। लुंठित, र, र जब बोलेंगे तो जीभ तालू के बाद नीचे आएगी, जीभ तालू के बाद नीचे आएगी, तो पूछ देगा लुंठित, लुंठित तालू से लुंठित, लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं, तो र को। ल जो है पाशर्विक है, पाशर्विक है, जैसे कोई लंठ है, ऐसे याद रखिए। तो हमेशा उसको अपने बगल में बैठाइए, सामने मत बैठाइए, साइड कर दीजिए। पासर्व मतलब साइड, इनसाइड, पासर्व मतलब इनसाइड, इनसाइड कर दीजिए। बगल का हो गया, मतलब जैसे कोई कोचिंग है खुली है, इनसाइड मतलब उसके बगल में, एक मतलब सैटेलाइट का सिस्टम समझिए। तो ये ल मतलब लंठ आदमी को पासर्व में कर दीजिए, पासर्विक हो गया, और र जो है लुंठित हो गया। तो य, र, व, ल इन सब की खासियत है। तो इसको याद करने का तरीका है कि जो आदमी लंठ है उसको, लंठ एक थोड़ा सा ये क्षेत्रीय बोली है। अब आपको याद करने के लिए, बताने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। ल जो है लंठ है, लंठ का मतलब जड़ बुद्धि, जिसकी बुद्धि एकदम जड़ हो, तो उसको साइड कर दीजिए, पासर्व हो गया। तो ये पासर्विक हो गया, इनसाइड हो गया इसका इंग्लिश। ल लुंठित, इसको आपको याद करना है, और य और वो ऐसे ऐसे याद रखिए, अर्ध स्वर हो गया। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन अभी मैं बताया, जब आदमी बोलेगा तो शरीर में, ये गले में जो है घर्षण होगा, जब घर्षण होगा तो उष्मा निकलेगी। तो ये जो है एक कैटेगरी के हैं। अगर इनको बोलने में आप हल कर ले गए, इसको बोलना बहुत कठिन है, तीनों शुद्ध शुद्ध बारी बारी से बुलवाया जाए तो आप लोग में बहुत कम लोग बोल पाएंगे। तो अगर इस पहेली को हल कर ले गए तो इसके साथ ह भी हो गया। नोट, इसमें भी एक ऐसी वेराइटी है, संघर्षी व्यंजन पूछ लेगा। तो जब आप बोलेंगे, वायु का उद्गार अपने लंग्स से जब एयर आपकी एग्जिट होगी बाहर को, तो गले में आके फ्रिक्शन करेगी, घर्षण करेगी, तो उष्मा का अनुभव होगा। तो उष्म, लेकिन ह उसमें है नहीं, ह उसमें है नहीं, उष्म व्यंजन में तो है, लेकिन संघर्षी में नहीं है। आपको बताएं ना कि तीनों एक ही बिरादरी के हैं, बोलने में एक जैसे हैं। श श श, तो संघ में बना के रहेंगे कि नहीं, संघ बना के रहेंगे कि नहीं। ह को निकाल देंगे कि भैया तुमको हम उष्म व्यंजन में तो लिए, लेकिन संघ में अपने हम नहीं ले सकते, तो संघर्षी व्यंजन में ये तीन होंगे। तो ह को क्या बोलेंगे, ह भी कहेगा कि हमको कुछ नाम दो, क्यों तुम लोग निकाल रहे हो हमें। तो ह को इसलिए निकाले कि ह सोचा कि इन तीनों को दबा के हम आगे निकल जाए। जैसे बोलते नहीं है कि ये अपने को बड़ा काकस बन रहा है। काकस का मतलब लीडर। किसी जैसे कोई जुलूस चल रहा है तो पुलिस वाले, आईपीएस सबसे पहले कहते हैं कि इसका काकस कौन है। काकस एक हिंदी वर्ड है, काकस कौन है इसका, उसको अगर गिरा दिया जाए, उसको अगर पकड़ लिया जाए तो पूरा आंदोलन छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो काकस मतलब लीडर। तो ये अपने को लीडर इन लोग का बन रहा था। तो याद करने का तरीका है कि ह को काकल वर्ण बोलते हैं। काकल और काकस में कोई साम्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं। तो अगर काकस भी याद रहेगा तो ऑप्शन में काकल रहेगा तो आप काम कर जाएंगे। तो ह को काकल वर्ण भी कहते हैं। तो समझ गए, इनके साथ तो है, लेकिन इनका मन हुआ कि हम एक अपना अलग संघ बना ले, तो उसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो संघर्षी व्यंजन अलग, इनको एक अलग कैटेगरी काकल वर्ण, नेतागिरी कर रहा था। संयुक्त व्यंजन पीछे आपको बता चुका हूं, छत्रज्ञ, ये तो ये पीछे बता चुका हूं, इसके एग्जाम्पल भी बता चुका हूं। द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप व्यंजन, जीभ ऊपर मूर्धा को छूकर नीचे आती है, ये भी बताया। उत्क्षिप का मतलब थ्रस्ट, जैसे रॉकेट उड़ता है तो धक्का दे के जमीन को ऊपर उठता है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नहीं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो इसी तरीके से ये भी है।
जीभ ऊपर मूर्धा को छूकर नीचे गिरती है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ टाइप का एक, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ एक वर्ड लिखा है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब ही होता है उछलना, ऊपर को जाना, थ्रस्ट पाना। तो ये हो गया, जैसे सड़क, पढ़ना, लड़ना, चढ़ना, ये सब चीजें द्विगुण व्यंजन में दे देगा एग्जाम में कि सड़क कौन सा व्यंजन है इसमें, तो आप लगाएंगे द्विगुण व्यंजन। उच्छित व्यंजन नहीं समझ में आ रहा है, जीभ उठा लीजिए, ऊपर जाके नीचे आ रही है। वैदिक व्यंजन, वैदिक व्यंजन ये कोई कुछ होता नहीं है, इसका वेद शास्त्रों में यूज होता है वैदिक व्यंजन का, हिंदी में इसका यूज नहीं होता है। अब मराठी भाषा में भी इसका यूज कुछ हद तक होता है। मराठी भाषा जो बोलता होगा वो समझ गया होगा कि वैदिक व्यंजन का यूज कहाँ हो रहा है, और वेद शास्त्रों में होता है। तो इसको हम जोड़ते नहीं हैं, इसको व्यंजन में जोड़ते, कुछ इसमें है ही नहीं, कोई मसाला है ही नहीं, तो इसको बाहर कर दिए। विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन ये है, ये शब्द ये है विशिष्ट व्यंजन। चश्मा होता है, अब इसका नाम ल टाइप का होता है, नया आया है, जैसे चश्मा आपका होता है उसी में ऐसे लटका दीजिए, उसको विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। इसका नाम जो है ल टाइप का होता है, नाम अभी बहुत क्लियर नहीं है। विशिष्ट व्यंजन ये अभी नया नया आया है। कब आया है? 22 अगस्त 2024 को जुड़ा। अब वर्णों की संख्या 53 हो गई। पहले वर्णों की संख्या कितनी थी? 52 थी। पहले वर्णों की संख्या 52 थी, मतलब आज से 14 महीने पहले, 14 महीने पहले ही आया है। इसका जन्म, इसका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ 14 महीने पहले है। तो जब 14 महीने पहले है, एग्जामिनर अगर पुराना रहेगा, उसको जानकारी में नहीं है, तो यहाँ 52 कर दे, 52 हो जाएगा। इसको गायब कर देगा विशिष्ट व्यंजन को, तो यहाँ 52 हो जाएगा। अगर एग्जामिनर जागरूक है और जो है दिमाग से पेपर बनाया है, तो यहाँ जो है 53 हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, इसका जन्म 14 महीने पहले हुआ है। तो 53 वर्ण, जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट है 26, वैसे यहाँ 53 है हिंदी में। अब सब हम जोड़ देंगे, स्वर और व्यंजन जितना अभी तक पढ़े सबको जोड़ देंगे, तो आपको क्लियर क्लियर पता चल जाएगा कितना है। 11, 11 स्वर है, लेकिन कहीं कहीं 13 भी लिखा है, कहीं कहीं 13 भी लिखा है। उच्चारण की दृष्टि से 11 है और परंपरागत 13 है। उच्चारण की दृष्टि से 11 है और परंपरागत 13 है। 13 में 2 कौन जोड़ देते हैं? यही अयोगवाह वाले, अयोगवाह वाले। एक अनुस्वार है और एक जो है विसर्ग वाला है। तो ये 11 और 2 12 13, लेकिन एग्जाम में 13 11 ही आपको लगाना है, 11 ही लगाना है, 11 स्वर ही माने जाएंगे। बहुत अच्छे से उसको बताया हूं। तो 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए। अयोगवाह का मतलब अंग और अह। अयोगवाह, अयोगवाह, अंग और आह, आह, इसी को अयोगवाह कहते हैं। तो इसी को लोग 11 और 2 इसको जोड़ के 13 बता देते हैं। बहुत सी किताबों में 13 भी लिखा है, लेकिन आपको 11 लिखना है। 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, चार पूरे व्यंजन 40 हैं। कई बार एग्जामों में पूछा है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 40 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो अगर आप यहां से 33 से जोड़ते चले आएंगे यहां तक, तो 40 हो जाएगा। 33 से यहां तक जोड़ते आएंगे 40 हो जाएगा। तो 11 प्लस 2 अयोगवाह, 33 जो है व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और 1 विशिष्ट व्यंजन, ये नया वाला है। एक ये विशिष्ट व्यंजन नया वाला है। अब आगे की क्लास आपकी बाद में होगी, क्योंकि टाइम को देखते हुए और भी चीजें इस पे पढ़ानी है।
सर को, गौरव सर को। तो इस वजह से आगे की चीज़ों को देख, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो बोझिल हो जाएगी। अब बोझिल हो जाएगी तो उतना मजा नहीं आएगा। अब यही थोड़ा सा 10 मिनट का है, तो 10 मिनट का जो है बाद में इसको खत्म, बाद में नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और इसको रिवाइज कर जाइए, इसका नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।